हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानशली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभ्यास सीरीज़ का हमारा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है ये, और 16 सितंबर वाला सेशन है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, हमारी ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और डेली जुड़ा करिए। हमारे ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज जो है आपके एग्जामिनेशन तक चलने वाला है। तो 16 सितंबर का ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंफाउंडिंग वेरिएबल्स रेफर टू। बताइए, प्रायोगिक अनुसंधान में भ्रमित करने वाले चर का उल्लेख है, तो कैसे है। सबसे पहला है वेरिएबल्स दैट द रिसर्चर इंटेंशनली मैनिपुलेट्स, यानी वे चर जिन्हें शोधकर्ता जानबूझकर हेरफेर करता है। दूसरा है वेरिएबल्स दैट कैन अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बट आर नॉट द फोकस ऑफ द स्टडी, यानी वे चर जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन अध्ययन का फोकस नहीं है। तीसरा है वेरिएबल्स दैट डू नॉट चेंज थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, यानी वे चर जो पूरे प्रयोग के दौरान नहीं बदलते हैं। और चौथा है वेरिएबल्स दैट आर केप्ट कांस्टेंट बाय द रिसर्चर, यानी वे चर जिन्हें शोधकर्ता द्वारा स्थिर रखा जाता है। तो बताइए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखिए, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको मालूम है कि ये जो है एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर किए जाने वाला रिसर्च है, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसमें आप हेर फेर कर सकते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। आउटकम यानी क्या रिजल्ट आएगा आपके एक्सपेरिमेंट का, उसको ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर। तो आश्रित चर को क्या करते हैं, ये अफेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो है ना वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रिसर्चर को इन वेरिएबल्स में, लेकिन फिर भी ये मैनिपुलेट कर देते हैं। इससे क्या होता है? बायसनेस आ सकता है, ये बायस ला सकते हैं, इट कैन इंट्रोड्यूस बायस। और इससे जो असली रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में क्या संबंध है, इसको हम स्थापित करना चाहते हैं, है ना। और इसी संबंध को जो है गलत तरीके से डिपिक्ट करने में ये कंफाउंडिंग वेरिएबल का रोल होता है। ओके, यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या हैं? दीज आर द वेरिएबल्स दैट मे इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बट आर नॉट वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये होगा आपका जो है इसका करेक्ट आंसर, और वो है आपका इसमें सेकंड ऑप्शन, है ना। वे चर जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन अध्ययन पर फोकस नहीं है ना, कि मेन जो स्टडी है तो ये उन पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल को फिर भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल के बारे में कई बार रिसर्चर जो है उनको नॉलेज भी नहीं होता, और वो जो है ये स्टडी को ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं और नेगेटिवली, इसलिए रिजल्ट हो सकता है गलत आ जाए। तो ये होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो नॉन प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है क्या होता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है इसमें सबको बराबर मौका दिया जाता है ना, रैंडमली चूज किया जाता है। वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या करते हो आप, यानी जो रिसर्चर हैं वो अपने सुविधा अनुसार, है ना, आपके सुविधा अनुसार आप जो भी वहाँ पर सैंपल ले रहे हैं उसमें आप अपने सुविधा अनुसार ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने कोई रिसर्च करने को कहा, आप अपने घर से निकले और घर के अगल बगल में जितने लोग हैं उनसे ही बस आपने वहाँ पर डेटा ले लिया और आपने बोल दिया कि हाँ हमने डेटा इकट्ठा कर लिया है। बल्कि वो क्या हो जाएगा, वो तो आपका जो है आपके सुविधा अनुसार आपने ले लिया, तो वो तो गलत हो गया ना, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक और हो सकता है कि आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हम इसी ग्रुप को शामिल करेंगे, तो उसमें सबको मौका ही नहीं मिला, है ना। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पहला ऑप्शन है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग दूसरा ऑप्शन है, कोटा सैम्पलिंग तीसरा ऑप्शन है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग चौथा ऑप्शन है। बताइए, इनमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो कौन सा है? तो देखिए, अगर रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे कोई भी स्पेसिफिक कोटा के आधार पर, जैसे एज, है ना, जेंडर, इस टाइप के कोई कोटा की इसी एज के लोगों से सिर्फ हम सैंपल लेंगे, इसी जेंडर के लोगों से लेंगे, कि हम मेल से लेंगे, फीमेल से लेंगे, थर्ड जेंडर से लेंगे, या फिर हम जो है 15 साल के एज के जो भी बच्चे हैं उनसे लेंगे, या फिर 20 साल के एज के जो भी नवयुवक हैं उनसे लेंगे। तो ये जो है ना आपका कोटाज डिसाइड आपने कर दिया। कोटा सैम्पलिंग जो है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, याद रखिएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो है ना रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है,
है ना। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी क्या होता है, व्यवस्थित नमूनाकरण में भी आप बेसिक जो सैम्पलिंग करते हो सिंपल रैंडम तरीके से वही होता है, लेकिन कोटा सैम्पलिंग में आप जो है कोटा डिसाइडेड रखते हो, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि यही है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंडेड थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। बताइए जो ग्राउंडेड सिद्धांत है सबसे अधिक निकटता जो है वो किससे है। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्क, दूसरा है सांख्यिकीय विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तीसरा है आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग, और चौथा है परिकल्पना परीक्षण यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड किससे है ग्राउंडेड थ्योरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी होता क्या है ना। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए मैं चलता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ सेशन अच्छे से देखा करिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलती हैं। तो ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, एक गुणात्मक अनुसंधान होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, है ना। और इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग इसमें शामिल होता है, जैसे हम कहते हैं क्या, आगमनात्मक तर्क। आप इंड्यूस करते हैं धीरे धीरे करके, और उसके बाद जो है आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं। थ्योरीज जो है वो डेवलप होती हैं किसके बेसिस पे, डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसके बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के जरिए। यहाँ पर आप इंटरव्यू के जरिए और अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके आप जो है यहाँ पर जो आपकी थ्योरी है उसको डेवलप करते हैं। थ्योरी जो है वो ग्राउंडेड रहता है डेटा में, और इसीलिए इसका नाम ग्राउंडेड थ्योरी है। अगर आप एग्जिस्टिंग थ्योरीज को टेस्ट करेंगे तो वो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने डेटा कलेक्शन जो आपने किया फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के जरिए, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर थ्योरी रेडी करते हैं, और इसीलिए आप धीरे धीरे जोड़ जोड़ के उस थ्योरी को रेडी कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग से, ये सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। डिडक्टिव रीजनिंग में तो पहले से ही रिजल्ट का पता होता है, हम डिड्यूस करते हैं उसमें से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो सिंपली आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, एक परिकल्पना है, और उसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ रहे हैं रिसर्च में। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में तो जो है देखिए, ग्राउंडेड थ्योरी चूँकि क्वालिटेटिव होता है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमेशा याद रखिए कि ये क्वान्टिटेटिव में यूज़ होता है, यानी जिसमें संख्या आए, है ना। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब अगला क्वेश्चन हमारा हायर एजुकेशन से है, अभी तक हम रिसर्च के क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ तो तुरंत उस क्वेश्चन को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अलग से लिख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस वॉज रिकमेंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। बताइए जो स्वायत्त महाविद्यालय का अवधारणा थी वो किसकी सिफारिश थी, किस समिति की सिफारिश थी। पहला है यशपाल समिति यानी यशपाल कमेटी, दूसरा है कोठारी आयोग यानी कोठारी कमीशन, तीसरा है राधा कृष्णन कमीशन यानी राधा कृष्णन आयोग, और चौथा है नेशनल नॉलेज कमीशन जिसे हम NKC के भी नाम से जानते हैं यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो कोठारी कमीशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोठारी कमीशन आया था कब, रोज मैं आपको बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 1964 to 66 में आया था। इसने ही ऑटोनोमस कॉलेजेस के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। ऑटोनोमस कॉलेजेस मतलब स्वायत्त कॉलेज होते हैं जो खुद से अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ताकि इंस्टीट्यूशंस जो है ना उनके अंदर लचीलापन आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आए। जो भी एकेडमिक मैटर्स हैं जैसे करिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या उनको पढ़ाना है, एग्जामिनेशन किस तरीके से लेना है, एडमिशन्स कैसे होंगे, उतनी उनको छूट दी जाए। और इससे जो उच्च शिक्षा है उसमें सुधार, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार की जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था, कह सकते हैं कोठारी कमीशन ने यही एक्सपेक्ट किया था कि हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेटर होगी। तो कोठारी कमीशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is, which of the following institutions in India is responsible for conducting the National Institutional Ranking Framework? बताइए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के संचालन के लिए जिम्मेदार है। अगर इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसके लिए भी आप रेडी रहें, और ऑफकोर्स ये हायर एजुकेशन का ही क्वेश्चन है। पहला है आपके पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है तो UGC, दूसरा है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, है ना, तो ये आपका हो गया। फिर तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE, और चौथा है NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बताइए इनमें से कौन सा है जो NIRF रैंकिंग जो है वो कंडक्ट कराता है। NIRF रैंकिंग क्या होता है, इससे जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, इनको रैंक दिया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताना है कि ओवरऑल कैटेगरी में
है ना। ओवरऑल कैटेगरी में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए कि इस साल की जो टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ओवरऑल कैटेगरी में जो है कौन है नंबर 1 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आ सकता है कि विच कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ द टॉप मोस्ट रैंक्ड इन NIRF रैंकिंग 2024। बताइए जो NIRF रैंकिंग जो लेटेस्ट आया है उसमें सबसे टॉप में कोई कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो ओवरऑल रैंकिंग में सबसे टॉप में है ना। इसमें कई सारे अलग अलग जो है वो ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का अलग ग्रुप है, कॉलेज का अलग ग्रुप है ना। तो आपको बताना है ओवरऑल कैटेगरी में। आप जो है अगर आपको नहीं पता होगा तो इसको सर्च करिए ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ जो है बिल्कुल फिट हो जाए, और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो ख़त्म होने के बाद, है ना। या तो लाइव चैट में आपको नहीं बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए NIRF रैंकिंग के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है NIRF रैंकिंग, और ये रैंक करता है जितने भी भारतीय इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को रैंक करता है। कुछ पैरामीटर्स सेट किया गया है ना, कुछ मानक बनाया गया, उन मानकों पे इनको टेस्ट किया जाता है। जैसे टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कैसा है ना, फिर जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो कैसा है, कितने रिसर्च पेपर वो पब्लिश कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस कितना है, वहाँ पर प्लेसमेंट क्या होता है, वहाँ के जो पास आउट, जो वहाँ के एलुमनाई हैं, जो भी बच्चे वहाँ से पास आउट कर चुके हैं, उनका क्या सोचना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर NIRF रैंकिंग जो है वो डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही जो है NIRF रैंकिंग को कंडक्ट कराता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन इट्स करिकुलम। बहुत ही नया क्वेश्चन है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, जो भी आपकी नोटबुक हो। तो CBCS के बारे में बात कर रहा है। CBCS सबसे पहले तो NEP 2020 में इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे कि आपके जितने भी मास्टर्स लेवल के कोर्सेज हैं या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं, अब इनमें क्या हो रहा है, क्रेडिट सिस्टम हो गया है, और इसके लिए आपके पास एक ABCID दिया जा रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसको कहा जा रहा है। और आप जो है जो भी कोर्स कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कुछ क्रेडिट के कोर्स रहते हैं, और उतने क्रेडिट जितने के वो कोर्सेज हैं वो आपके इस बैंक में जमा हो जा रहा है, एकेडमिक बैंक में। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो दोबारा भी आपको आगे पढ़ना है तो उतने क्रेडिट आप वहाँ से रिडीम कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक आइडिया है, जैसे क्रेडिट कार्ड में आप करते हो वैसा ही एक सिस्टम यहाँ पर है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये। पहले सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन सा होगा जिसने ये अडॉप्ट किया था? पहला है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और चौथा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। बताइए। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, है ना। हैदराबाद विश्वविद्यालय जो है इन्होंने ही सबसे पहले अडॉप्ट किया था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये अलाउ करता है जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं इनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपने सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स चुनने का भी यहाँ पर प्रावधान है। मतलब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और आपको मन कर रहा है कि मैं सोशोलॉजी पढ़ लूँ तो वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है, पहले ये नहीं था, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आने वाला जो उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन की क्वालिटी वो भी बेटर बनेगी, और साथ ही साथ बहुत सारा टाइम बचेगा बच्चों का, जो अलग अलग कोर्सेज या ऐसा करना पड़ता था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद विश्वविद्यालय। अब हमारे अगले जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे जो यूनिट 9 है आपका, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उससे। और मैं हमेशा कहता हूँ ना आपको कि हर रोज़ आपको कोई ना कोई समिट से या कोई भी कन्वेंशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में मैं फिट करा दूंगा एग्जामिनेशन तक कि कौन सा समिट किसके लिए बना है या फिर कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिट हो जाएंगी। डेली जुड़ा करिए हमारे इन सेशन से और पूरा देखा करिए। मैं सब देखता हूँ कि कितने मिनट तक एवरेज जाता है। बहुत लोग बीच में छोड़ के ये क्वेश्चंस को हट रहे हैं, मत करिए। अगर आपका ड्रीम है JRF अचीव करना, प्लीज़ पूरे अच्छे से सेशंस को देखिए और अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट करिए नीचे और लाइक जरूर करिए वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब जो है ना इस काम को दूसरों को रेकमेंड करता है आपके लाइक के बेसिस पे। तो रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के कारण जो है हुआ। द रियो अर्थ समिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको मालूम है कि रियो अर्थ समिट में बहुत सारे अलग अलग जो है यहाँ पर ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट हुए, है ना। और उसी में आपने ECC बहुत सारा इसमें हुआ, है ना। UNFCCC भी इसी के अंदर आया था, UNFCCC जो हुआ था।
तो पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट, तीसरा एजेंडा 21 और चौथा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बहुत ही आपके लिए आसान होना चाहिए इसको जवाब देना। क्यों? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ऑल टुगेदर एक अलग ही प्रोटोकॉल है। पेरिस एग्रीमेंट ये जो है बिल्कुल ही अलग एक एग्रीमेंट हुआ था, है ना, पेरिस में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन के ऊपर हुआ था ये भी जो है बिल्कुल ही अलग है ना। एजेंडा 21 जो है ये आया था रियो अर्थ समिट के अंदर में आने वाला, ये एक एग्रीमेंट है एजेंडा 21। और ये क्या है? एक बहुत ही व्यापक प्लान ऑफ एक्शन है जिसको हम कहते हैं POA, प्लान ऑफ एक्शन है। ये किस चीज़ के लिए है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लिया गया था। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, कि हम विकास भी करें, डेवलपमेंट भी करें, और हम इस जो हमारा नेचर है, जो हमारा पृथ्वी है, इसको नुकसान भी ना पहुंचाएं। आने वाले जनरेशन्स के लिए भी हम यहाँ पर सब कुछ बैलेंस तरीके से यूज करके छोड़ें। तो इसका फोकस क्या है? सबसे पहला फोकस है इसका पावर्टी, है ना, गरीबी, भूखमरी, है ना, रिसोर्स डेप्लीशन इसका फोकस है। जो हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको हम कम करें, बैलेंस में यूज़ करें। और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ये 3 इसमें हाइलाइट्स हैं इसके। सबसे पहला है पावर्टी, दूसरा है रिसोर्स डिप्लीशन और तीसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इसी के लिए एजेंडा 21 का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूट्रोफिकेशन इज करेक्ट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट आप जानते हो क्या होता है? सबसे पहले वही समझ लेते हैं, फिर आप अपने आप जो है इसका करेक्ट आंसर चुन लोगे। यूट्रोफिकेशन, याद रखिएगा, यूट्रोफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं। वाटर बॉडी का मतलब क्या हो गया? वाटर बॉडी का मतलब हो गया जैसे कोई रिवर हो गया, कोई पॉन्ड हो गया, कोई लेक हो गया, कोई भी ले लो, झील हो गया, या फिर कोई भी आपकी जो नदी की ट्रिब्यूटरी है जहाँ पर पानी स्टैग्नेंट हो जाए, रुका हुआ हो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम न्यूट्रिएंट्स उसमें दे देते हैं, कहीं से भी, कोई फैक्ट्री से आ गया, कहीं से भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ के थ्रू आ गया। एग्रीकल्चरल रन ऑफ समझते हो? जैसे कोई खेती हो रहा है और खेती में हमने बहुत ज़्यादा खाद वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ किया, और वो जो है पानी बह के आ गया उस तालाब में, फर्ज करिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है ना। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। देखिए, इतने डिटेल में कोई जो है बताता नहीं है, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना कि डेली जुड़ा करिए इन सेशन से। और इससे क्या होता है कि जो एल्गी है, एल्गी समझते हो ना, किसी के लैंग्वेज में इसको काई कहते हैं, और ये ग्रीन ग्रीन जो होता है और उसमें पत्ते भी निकलने लगते हैं, जल कुंभी बोला जाता है मेरे यहाँ। तो ये एल्गी का ग्रोथ बहुत तेज हो जाता है। अब इससे क्या होता है ना कि ये मान लीजिए ये तालाब है, अब इसके अंदर सबसे पहले तो ग्रीन ग्रीन ऐसे एल्गी आएगा, और इसके बाद प्लांट्स उगने लगेंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और वो पूरे इस तालाब को ढक लेंगे, और इसमें जो है ऊपर से ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा। इससे जो अंदर वाले जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो अंदर रहने वाले जो जीव हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यूट्रोफिकेशन यानी कि एक्सेस न्यूट्रिएंट अगर पहुंच जाए वाटर बॉडीज़ में, तो इससे क्या होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो होगा एल्गी, और उससे पूरा का पूरा ऑक्सीजन कंटेंट जो है कम हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर बॉडी, जो कि हमने पढ़ा उससे सिर्फ उलट ही बात कर रहा है। इसमें जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, नहीं कमी होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया ये। इट इज़ कॉज्ड बाई एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन, यानी यह पोषक तत्वों के प्रदूषण के कारण शैवाल के अधिक वृद्धि के कारण होता है। हो सकता है कि यही करेक्ट हो। अगला है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि क्या ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, नुकसानदायक है, ये तो हो ही नहीं सकता। और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, नहीं, वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ी है ये। जल शुद्धिकरण के लिए आप थोड़ी यूट्रोफिकेशन करते हो, है ना, वो तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, है ना, आरओ जिसे आप कहते हो, आरओ वाटर, वो क्या है? वो है वाटर प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, यह पोषक तत्वों के प्रदूषण के कारण शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। जो एल्गी है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है इसका, और इससे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाता है पानी में, जिससे जो वहाँ का ऑक्सीजन कंटेंट वगैरह वो कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा जो है क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। द क्योटो प्रोटोकॉल इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, बताइए जो क्योटो प्रोटोकॉल है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण। तीसरा है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। और चौथा है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी ओजोन परत संरक्षण। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो देखिए, अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें ना,
तो ओजोन वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था, आपको मालूम है। CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ये आया था आपके अर्थ समिट में ही, तो ये नहीं हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में भी यहाँ कोई बात नहीं होता है, ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, क्योटो प्रोटोकॉल में बात हुआ था। ये 1997 में आया था ये प्रोटोकॉल, याद रखिएगा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, हम कहें तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये, और इसका फोकस है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं? ऐसे गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है जो कि फॉसिल फ्यूल वगैरह बर्न करने से होता है, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब है ना। मीथेन आ जाता है जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं, ये लाइव स्टॉक, लैंडफिल्स, इन सब से रिलीज होता है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, N2O। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो नाम है वो बताइए, तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से आता है। नाइट्रस ऑक्साइड है, स्पेशली अगर बात करें तो फर्टिलाइजर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को जला रहे हैं। फिर वाटर वेपर भी जैसे H2O है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFCs कहते हैं, जो हमारे AC और रेफ्रिजरेंट से निकलने वाला जो यहाँ पर सिंथेटिक कंपाउंड होता है, ये एयरोसॉल हम इसे कहते हैं। अभी जो है उसको रेगुलेट किया गया है, और ओजोन डिप्लीशन में जो है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है CFCs का, और यही जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट लाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए भी ये कारण बनते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता चल गया कौन सा है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 इज प्राइमरली कंसर्न्ड ऑन। अब बताइए, ऐसे ही मैं आपसे डेली कोई ना कोई सस्टेनेबल गोल भी पूछ देता हूं, ताकि जो 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो 2015 में आया था, ये आपको याद हो जाए। तो बताइए 13वां गोल कौन सा है। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना ये आ जाते हैं डायरेक्ट, ऐसे गोल नंबर दे के आपसे पूछ सकता है। इस बार भी पूछा था री एग्ज़ाम वाले, जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है। तो पहला है इसमें क्वालिटी एजुकेशन, क्या 13वां गोल है, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दूसरा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तीसरा है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई। और चौथा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। तो देखिए 13वें गोल के बारे में बात करें तो सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्लाइमेट एक्शन है 13वां गोल, जलवायु कार्रवाई जो है क्लाइमेट एक्शन फोकस करता है SDG 13 क्लाइमेट एक्शन पे, और इसमें हमें अर्जेंट मेजर्स लेना होगा कि हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इससे कैसे हम निपटें, और इसमें हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे, इसका जो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे एमिशंस को, रेजिलियंस बिल्ड करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, रेजिलियंस बिल्ड करना। रेजिलियंस मतलब खुद को हम तैयार करेंगे कि भाई क्लाइमेट रिलेटेड अगर कोई हजार्ड हो जाता है, कोई भी ऐसी समस्या आती है जो जलवायु से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले अपने आप को अडॉप्ट करना होगा, है ना। उस कंडीशन में हम अगर कम नहीं कर पा रहे हैं तो अडॉप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जागरूक बनाना, रेजिंग अवेयरनेस, है ना, जागरूक अगर हम बना सकें क्लाइमेट चेंज के प्रति। और ख़ास तौर से इसका एक हाईलाइट आप लिख लो कि क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन जो है इसका बहुत बड़ा हाईलाइट होता है, और ये 13th गोल में है, SDG 13 में। ओके, तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, और ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आज के ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। और देखिए जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना एफर्ट जो है वो जारी रखेंगे। आप लोग कमेंट करके हौसला अफजाई कर सकते हैं, थोड़ा हमें जो है मोटिवेशन मिल जाता है। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक रिकमेंड करता है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही रेगुलर आपके डेली प्रैक्टिस वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।